सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 255 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव महोदय दी। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी विधानसभा चौटन के विद्युत विभाग द्वारा पिछले 1.5 वर्ष की कृषि कनेक्शन हेतु डिमांड राशि जमा कराने के उपरांत भी अभी तक कृषि कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। सामान खरीदकर परंतु 1.5 वर्ष होने के उपरांत भी अभी तक उन्हें कनेक्शन नहीं हुए और 1 महीने के अंदर रबी की फसल दोबारा चालू हो जाएगी। इसलिए उक्त स्थिति के कारण किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अतः आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को जल्द से जल्द कृषि कनेक्शन में संबंधित सामान उपलब्ध करावें, हम कृषि कनेक्शन चालू करावें, जिससे रबी की फसल में किसानों को कृषि कार्य करने में आवश्यक लाभदायक होगी। और जो रेगुलर कृषि कनेक्शन है उसके ट्रांसफार्मर जलने के उपरांत 24 घंटे में ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाना होता है, परंतु पिछले 3-4 महीने से लोगों को एक माह का इंतजार के बाद भी ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं, जिससे किसानों के अंदर भारी रोष है और साथ ही किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। तो अतः अध्यक्ष महोदय, आपसे मार्फत सरकार से निवेदन है कि किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि कनेक्शन करवाने की कृपा करावे। धन्यवाद। श्री धर्मेंद्र कुमार। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 255 विषय के उल्लेख के लिए बोलने का मौका दिया, धन्यवाद महोदय। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि रावसर शहर में 174 mm वर्षा हुई, जिसके कारण शहर में पानी बहाव अधिक हुआ। वह 7 दिन तक शहर में पानी पड़ा रहा। शहर के सारे रास्ते बंद हो गए, दुकानें व घरों में पानी भर गया, जिसके कारण शहर का आवागमन बंद हो गया। अधिक वर्षा होने से शहर के आसपास जो नज़दीक खेत थे उसमें भी अधिक वर्षा होने के कारण फसलें को भारी नुकसान हुआ, परंतु कोई नुकसान का सर्वे नहीं हुआ। इसी के साथ साथ रावसर शहर में घरों व दुकानों में पानी भर गया, जिसके कारण परचून की दुकानें, मनियारी, कपड़े की दुकान, अन्य रोजमर्रा का कार्य करने वालों को काफ़ी नुकसान हुआ। इसी तरह वर्षा अधिक होने के कारण काफ़ी घरों में पानी भरने के कारण दरार आई व गिर गई, लोग बेघर हो गए। परंतु इतना नुकसान होने के बाद भी किसी प्रकार सरकार या राहत विभाग द्वारा या नगर पालिका द्वारा आमजन को किसी प्रकार से सहायता नहीं की गई और न ही किसी प्रकार के सर्वे किया गया। बाजार में जल का अधिक भराव होने के कारण बाजार 7 दिन तक बंद रहा। पानी की निकासी नगर पालिका से नहीं हो सकी, जिसके कारण बाजार के लोग दुकानदार SDM ऑफिस के आगे धरने पर बैठ गए। 3 दिन बाद जब SDM व पालिका से वार्ता हुई तो पानी निकासी के स्थायी समाधान व अतिवृष्टि से जो नुकसान हुए उसके सर्वे कर राहत विभाग से सहायता सरकार से करवाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक युवा रमन खारीवाल टंकी पर चढ़ गया। प्रशासन से वार्ता हुई, लिखित में समझौता हुआ। शहर का पानी निकासी व जिनको दुकान, मकान व अन्य क्षति है उनकी सर्वे कर नुकसान का आंकलन कर सरकार से रिपोर्ट भेजेंगे, परंतु नगर पालिका द्वारा आज तक शहर के पानी निकासी में अन्य किसी भी मुद्दे पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई। परंतु एक कार्य प्रशासन ने जरूर किया। जो रमन खारीवाल टंकी पर चढ़ा उसको हटाने का पुलिस ने नोटिस द्वारा 1 लाख के ऊपर से नोटिस दिया, जो एक अतिवृष्टि से न्याय पीड़ित व्यक्ति की जगह हरजाना बनने का नोटिस मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रावसर की स्थायी पानी निकासी की योजना बने और जिन व्यक्तियों की फसल, दुकान, मकान, घरों में पानी भरा हुआ है, नुकसान का आंकलन कर नुकसान की राहत व बाढ़ विभाग से राहत प्रदान कराए व रमन खारीवाल पर की गई कार्रवाई दफ्तर दाखिल कराए। जय भारत, जय हिंद। श्री समाराम गरासिया। सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव महोदय। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र पिनवाड़ा आबू में आबू रोड के भाकर क्षेत्र के 24 गांव आते हैं। उसमें कई ढाणियाँ में विद्युत सप्लाई से वंचित होने से जनजाति बिखरी आबादी में सोलर ऊर्जा लगाए गए हैं
और आदिवासी गरीब समाज के पक्के मकान नहीं होने से सोलर बैटरी विस्फोट से लगभग एक वर्ष में 55 सोलर बैटरी विस्फोट हुई हैं और गरीब लोगों लेकिन सरकार द्वारा। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार कच्चे मकान व पशुओं का चारागाह जलकर खाक होता है उसे आपदा राहत कोष में लागू करें और 55 घरों के आपदा राहत कोष में मुआवजा दिलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल जिनगर। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कपासन विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अंतर्गत भोपाल सागर बांध, कपासन बांध, दम्माड़ा बांध और डिंडोली बांध आते हैं। उक्त सभी बांधों को वर्षा के पानी से भरने के लिए कैचमेंट एरिया तय कर रखे हैं, लेकिन वर्षा के कम होने से कई बार बांध खाली रह जाते हैं। उक्त बांधों का पानी से भरने के लिए करीब 50-55 वर्षों पूर्व रेल मगरा तहसील क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी से फीडर निकालकर उक्त सभी बांधों को पानी से भरने के लिए एक फीडर बनाई गई थी। कुछ वर्षों पूर्व रेल मगरा तहसील के गांव जीतावास के लोगों द्वारा फीडर के पास के खेत मालिकों द्वारा फीडर को मिट्टी से भर दिया गया। उक्त सभी बांधों में पानी आना बंद हो गया। चित्तौड़गढ़ जिला सिंचाई विभाग के द्वारा उक्त फीडर से मिट्टी निकालने की कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन फीडर के पास वाले किसानों की मांग रही है कि फीडर हमारे खेतों से निकाली गई है तथा हमको उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। हमारे खेतों में आने जाने के लिए रास्ते भी बंद हैं और पुलियाओं का निर्माण भी नहीं किया गया है, जिससे हमको खेतों में आने जाने के लिए परेशानी होती रहती है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि उक्त बांधों को पानी से भरने के लिए बनाई गई फीडर को पक्की बनाई जाए तथा किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। फीडर को पक्की से भरी गई है। मेरा आग्रह है कि इस फीडर को खाली करवाने की कार्रवाई कराएं तथा बांधों में सुचारू रूप से पानी आ सके, ऐसी व्यवस्था सरकार कराए। धन्यवाद। जय हिंद। श्री कैलाश चंद मीणा। प्लीज विराजिए आप विराजिए। श्री कैलाश चंद मीणा। माननीय सभापति महोदय, विराजिए। मैंने नाम पुकार लिया, विराजिए आप। माननीय सभापति जो फालोदा से गढ़ी अर्थोड़ा आनंदपुरी गुजरात सीमा तक एवं गढ़ी से बागीदोरा कुशलगढ़ एमपी सीमा तक S54 है। गढ़ी से गुजरात सीमा तक सड़क नंबर 22 जो कि गढ़ी के मुख्य बाजार से होकर कार्य करने की सर्वे कर भूमि अवधि के आदेश जारी हुए हैं, जिसमें करीब 100 परिवारों के मकान सदियों से बने होकर पट्टेदारी है। उन सभी के मकान अवाप्ति होने से यह गरीब परिवार मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं एवं इनके पुनरावास के लिए कहीं भी भूमि नहीं होने से इनके आशियाना उजड़ जाएंगे। इस समस्या का समाधान गढ़ी गांव के बाहर NH 927 चाप पुल से अर्थोड़ा परसोलिया मुख्य सड़क तक 1.5 किलोमीटर होती है। मौके पर सड़क बनी हुई है, उसको बाईपास के रूप में बनाया जावे। वर्तमान मुख्य बाजार से निकलने वाली सड़क की लंबाई 3 किलोमीटर होती है। भूमि अवाप्ति व मुआवजे का खर्चा करोड़ों में होगा। बाईपास 1.5 किलोमीटर आधे खर्चे में एवं भूमि अवाप्ता ज़्यादा नहीं है, जिससे मुआवजे की राशि सरकार को ज़्यादा नहीं देनी होगी। इसके अलावा गढ़ी बाजार से बागीदोरा MP सीमा तक स्वीकृत सड़क का टोल नाका टामटिया राठौड़ में प्रस्तावित है। वहाँ पर जनजाति के गरीब लोग निवासरत हैं। उनके पास जीवन यापन का यही सहारा है एवं विभाग को मुआवजा का अधिक खर्चा आएगा। उक्त टोल नाके को डड्डू का में सड़क के दोनों ओर श्री सरकार जमीन वहाँ के टामटिया राठौड़ के प्रस्तावित टोल नाके का स्थान परिवर्तन कर गरीबों को राहत प्रदान करें।
बैठाइए इनको दो। प्रस्ताव आपने दिया, सभापति महोदय, उसको आसन ने निरस्त कर दिया, उसको अलावा आपको नहीं किया। इस पे कोई चर्चा नहीं होगी और कोई अंकित नहीं होगा इस पे। श्री ललित कुमार ओस्तवाल, आपको बोलना है। अन्य सभापति महोदय, आपको नहीं बोलना है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय जी, बात नहीं बोलनी आपको? बोल रहा हूँ सर। बोलिए तो फिर आप। महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि चित्तौड़ जिले के बड़ीसाहड़ी उपखंड पर सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड का न्यायालय स्थित है तथा सन 2004 से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का पाक्षिक शिविर 3-3 दिन के लिए लगाया जाता रहा है। स्थायी कोर्ट निम्बाड़ा में है, जो यहाँ से एवं उपखंड डुंगला से 35 से 40 किलोमीटर दूर है। बड़ी सादड़ी एवं डुंगला न्याय क्षेत्र संबंधित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्तर पर सुनवाई हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या 1300 के लगभग है, जिसमें सिविल अपील, सेशन प्रकरण, अपील फौजदारी, निगरानी फौजदारी, अपील दीवानी, पारिवारिक न्यायालय के प्रकरण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण है, जिनकी पैरवी हेतु डुंगला एवं बड़ी सादड़ी के अधिवक्ताओं और पक्षकारों को प्रतिदिन निम्बाड़ा जाना पड़ता है, जिस कारण पक्षकारान पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ वहन करना पड़ता है। बड़ी सादड़ी में 7 पंचायतें टीएसपी क्षेत्र की है। बड़ी सादड़ी एवं डुंगला क्षेत्र की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाए जाने हेतु बड़ी सादड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थायी स्थापना किया जाना न्याय हित में होकर आवश्यक है, जिसके लिए क्षेत्र की जनता एवं अधिवक्तागण विगत कई वर्षों से प्रयासरत है। अभी बड़ी सादड़ी एवं डुंगला क्षेत्र के समस्त अधिवक्तागण दिनांक 6/9/2022 से अनिश्चितकालीन धरने पर है तथा सन 2020 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है, जो राज्य सरकार में लंबित है। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि बड़ी सादड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थायी स्थापना करी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय जयहरीलाल। आदरणीय सभापति महोदय, नियम 295 के विशेष उल्लेख के प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, प्रदेश में कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को स्थायी करने के स्थान पर सरकार द्वारा हटाए जाने से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी पर हो गई है तथा कोविड सहायक भी लंबे समय से आंदोलित कर रहे हैं, किंतु सरकार कोविड सहायकों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सभापति महोदय, इसी प्रकार वर्ष 2013 में जीएनएम के 15,773 पदों में एनएम के 12,773 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, मगर जीएनएम के कुल विज्ञप्ति पदों में से केवल 11,259 अभ्यर्थियों को ही नियमित दी गई और 4,500 5,559 पदों पर ही भरे गए और 6,719 पदों की कटौती कर दी गई। सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश में कोविड सहायकों की तुरंत स्थायी किया जाए। इसके अलावा जेएनएम एनएम भर्ती 2013 में कटौती किए गए हजारों पदों पर जीएनएम और एनएम को शीघ्र नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। जेपी चंदेलिया। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत पिलानी विधानसभा क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट व उसके निवारण के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय,
मेरी विधानसभा क्षेत्र पिलानी के कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। इस गंभीर समस्या का निदान करने हेतु जब से मैं इस क्षेत्र से विधायक बना हूं, तब से गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अंडरग्राउंड वाटर का स्तर बहुत नीचे चला गया है और 1000 फीट से भी ज़्यादा खुदाई करने पर भी यहां आमतौर पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में न तो कोई नदी है और न ही कोई प्राकृतिक स्रोत है जिससे पेयजल प्राप्त हो जावे। लगभग सारे ट्यूबवेल्स जो समय समय पर स्थापित किए गए थे, उनसे भी पानी मिलना लगभग बंद हो चला है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय तथा जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करके चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल से पेयजल की समस्या इस विधानसभा क्षेत्र के सभी कस्बों, गांवों तथा आबाद ढाणियों के लिए योजना बनवाई और जो पूर्व में डीपीआर बनी हुई थी उसे संशोधित करवाकर उसमें पिलानी विधानसभा क्षेत्र को भी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल से पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान करवाया। इस व्यवस्था के लिए मैं वर्तमान राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा जल संसाधन मंत्री महोदय का आभारी हूं, परंतु अभी तक पेयजल पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा नहीं है। लोगों की प्यास बुझाना और पेयजल उपलब्ध कराना एक गंभीर समस्या बनी हुई है। मुझे संबंधित अधिकारियों ने बताया है कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल से शीघ्रातिशीघ्र पिलानी विधानसभा क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके लिए ठोस योजना तैयार हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया इस तक की प्रगति हुई है। साथ ही यह विनम्र निवेदन है कि जब तक उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत पानी पिलानी विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिले, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था कर इस क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराकर अनुग्रहित करें तथा किसानों को उनके खेतों में स्थित निवास पर पेयजल संरक्षण हेतु पेयजल कुंड निर्माण हेतु विशेष स्वीकृतियां तत्परता से जारी करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। श्री पवाराम। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत फलोदी को जिला बनाने के क्रम में महोदय, उक्त नियम के तहत उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि फलोदी को जिला बनाने को लेकर पिछले करीब 5 दशक से फलोदी में जन आंदोलन चल रहा है। इसका आगाज पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी बाल कृष्ण जी थानवी और लाल जी थानवी द्वारा किया गया था। इस दौरान कई बार रेल रोको आंदोलन व आमरण अनशन किए, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया। मैं यहां से लगातार 2 बार विधायक हूं। मैंने विपक्ष व पक्ष दोनों सरकारों के में कई बार विधानसभा में फलोदी को जिला बनाने की मांग रखी और यहाँ के अनेक जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला बनाने की मांग को लेकर बड़े आंदोलन कर चुके हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, आम जन की मांग को सुनते हुए फलोदी को जिला बनाना उचित है। फलोदी क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जिला बनाने की सभी आवश्यक विधानसभा क्षेत्र के बहुत से गांव जोधपुर जिला मुख्यालय से 2 तथा चिकित्सा सुविधाओं फलोदी में एसडीएम, एडिशनल एसपी, जिला परिवहन विभाग, जिला उद्योग केंद्र, जिला कृषि विज्ञान केंद्र, एसडीएम, डिप्टी एसपी, वाणिज्यकर विभाग, रिको औद्योगिक क्षेत्र, रोडवेज डिपो, कृषि मंडी, पीजी महाविद्यालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एयरबेस फलोदी में ही स्थापित है तथा बाप उपखंड क्षेत्र विश्व विख्यात सोलर हब बन चुका है। फलोदी क्षेत्र रेल सेवा के माध्यम से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बीकानेर से सीधा जुड़ा हुआ है तथा हवाई पट्टी भी सुचारू स्थित है।
कृषि के क्षेत्र में फलोदी क्षेत्र अपना विशिष्ट स्थान रखता है। फलोदी विधानसभा क्षेत्र में फलोदी, बाप, घटियाली तहसील तथा पंचायत समिति मुख्यालय है तथा शेखासर उप तहसील मुख्य। आदे आपसे अनुरोध है कि फलोदी एवं लोहावड़ विधानसभा क्षेत्र तथा जैसलमेर के 9 क्षेत्र को शामिल करते हुए फलोदी को नया सीमांत जिला घोषित करने की कृपा करावें। फलोदी की जनता आपकी आभारी होगी। धन्यवाद। जय भारत। श्री शंकर सिंह रावत, श्री गोपाल लाल शर्मा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय जी, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए सरकार से आग्रह है कि जिला भीलवाड़ा में कहां हम इस तरह के लोगों को पैदा करेंगे। आप किस प्रकार की हालत आपकी चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की है। आपने 500 रुपए इस देना चालू कर दिया, कोई इसमें नाम इंद्राज कराएगा। आप लोगों ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। 12,000 करोड़ के टेलीफोन, मैं समझता हूं इनके बाद भी जो हालात रही, आपके परसेंटेज रहा। और अध्यक्ष महोदय, एक ये जो दवाइयां हैं, दवाएं तो देनी पड़ेगी। नकली दवाइयां, आपको दवाइयों का व्यापार आपका 20,000 करोड़ रुपए का है प्रति साल का, और नकली दवाइयां जितनी धड़ल्ले से बिक रही है। आपका राइट टू हेल्थ केयर सिस्टम, ये कानून सारा धरा रह जाएगा। आपके यहां 54,579 लाइसेंसदारी शॉप्स है, 108 ड्रग इंस्पेक्टर है। एक ड्रग इंस्पेक्टर को आपने 6 दवाइयों के नमूने लेने के लिए अधिकृत कर रखा है, और आपके पास काफी लंबा पेंडेंसी है जो दवाइयों की नमूनों की, वो हर साल 5,000 की रफ्तार से बढ़ रही है। और मैं समझता हूं अमानक दवाई पाई जाती है, 6 महीने बाद रिपोर्ट देते हो, लाखों डोज लोग खा जाते हैं। इससे पहले मैं समझता जो जिस प्रकार की हालात है, और अब आपके कई दवाइयों का मैं नाम लेना चाह रहा था। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, नशीली दवाइयां हो चाहे नकली दवाइयां हो, और आपने घोषणा पत्र में कहा था प्राइवेट हॉस्पिटल और जांच केंद्र को में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बेतहाशा शुल्क के नाम पर अनावश्यक दवाइयों के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी लेकर आएंगे। आप नहीं ला पाए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आपने खाद्य पदार्थ से लेकर खाद्य पदार्थ का भी लेकर आए हो, कौन बचा रहा है जो खाद्य पदार्थ अपमिश्रित पाए गए? कौन बचा रहा है उन सैंपलों को जो सबस्टैंडर्ड पाए गए, अनसेफ पाए गए? 35% है इनका, 1-2 नहीं। आप जुडिशियल जो इनके विरुद्ध कार्रवाई होती है उससे भी आप इनको अनुमति नहीं देते। इसलिए मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना है कि इस कानून को आप जनमत के लिए तो नहीं भेजोगे, क्योंकि प्रस्ताव हमले आए। आप प्रवर समिति को सौंप दो। बजटीय प्रावधान आपने किया नहीं, मानव संसाधन आपके पास है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कोई पैसा दिया नहीं, और आज पुराने सिस्टम पर उसी बजट से आप राइट टू हेल्थ का झुंझुना पकड़ा रहे हो। निजी चिकित्सालय में आप जो जिस प्रकार ये राजस्थान मेडिकल हब की ओर बढ़ रहा है, उस रास्ते को आप रोक रहे हो। निजी चिकित्सालय जो अपने दम पर पैसा लगाकर अपना हॉस्पिटल खड़ा करता है, लोन लेता है, उस पर आप इंस्पेक्टर राज पैदा कर रहे हो। इसलिए कृपया मेरी मांग है कि इसको जनमत हेतु नहीं करें तो इसको प्रवर समिति को सौंप दें, ताकि सारी बात पर हम विस्तृत रूप से बात कर लें। आनंद फानन में ये बिल नहीं लाया जाए, इतना मेरे को निवेदन करना है। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूँगा, करीब 30 माननीय सदस्य इस विधेयक पे जो अपनी बात रखेंगे। स्ट्रिक्टली जो है आप कन्फाइन करें बिल पे। माननीय उपनेता महोदय ने काफी विस्तार से सारी बातें बता दी। प्लीज, आपको तो बोलना ही चाहिए इसमें। हमें भी दीजिए पट्टी। बीच में इंटरव्यू नहीं करेंगे आप। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरी तरह से स्ट्रिक्टली जो है बिल पे कन्फाइन करेंगे और बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। श्री अविनेश महर्षि। ये एक ऐसा बिल है जो लोगों के सामने अच्छाई के बजाय उलझन पैदा करेगा। मैंने स्पीकर साहब से भी निवेदन किया, कल सवेरे तो आपने टेबल पे रखा,
यहाँ से हम 9 बजे गए, उसके बाद पढ़ करके और हम इसके ऊपर न्याय कर पाएंगे। जो मेरे हिसाब से आप पास करना चाहें ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये उलझन पैदा करेगा और जब तक इसको अपन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे तब तक नहीं। मैं चाहता था, मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि ये हमारी जो है ना सेलेक्ट कमेटी को भेज करके तो 3 महीने तो लेट हो जाएंगे, 4 महीने तो लेट होंगे, कम से कम कानून बने, इसके पक्ष में हम हैं। हम चाहते हैं कि भाई राजस्थान इसमें लीड कर रहा है, हमें बहुत खुशी है, लेकिन उसके लिए उसी प्रकार की तैयारी के लिए भी तो मनमानस सुनना चाहिए ना। केवल पास करने के लिए पास कर देंगे और 50 तरह के लिटिगेशन में फंस जाएंगे हम लोग। श्री अविनेश महर्षि। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, ये बिल निश्चित रूप से आनन फानन में लाया गया है और इस बिल के ऊपर किसी भी तरह के विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई है, न इस बिल के ऊपर पूरी तरह से विचार किया गया है। सदन के अंदर भी ये बिल कल ही जो है वो हमें बताया गया। ऐसी स्थिति के अंदर मैं विनम्रता के साथ में और बहुत संक्षेप में मेरी बात कहना चाहता हूं, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय यहां विराजमान है, कि जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स, चिकित्साकर्मी, टेक्नीशियंस, स्टाफ की पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक इस बिल का कोई मायने नहीं है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ से उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मेरे यहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने के बाद में अभी तक एक भी कर्मचारी की नई नियुक्ति नहीं हुई है। 17 विशेषज्ञों के पद होने के बावजूद वहां पर एक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर ये राइट टू हेल्थ बिल का कोई मायने नहीं रह जाएगा। कानून बहुत बने हैं, लेकिन यदि कानून बनने के बाद उस कानून की पालना नहीं होगी तो निश्चित रूप से जनता के साथ में हम धोखा करेंगे, छलावा करेंगे। आप लोगों को कह दी, उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर गुजारिश करना चाहूंगा, इल्तिजा करना चाहूंगा कि ये जो शुद्ध खाद्य पदार्थ और जो मिलावटी पानी, ये बिल में इसका जिक्र किया गया है, जब तक हम ये नहीं देंगे तब तक इस बिल का कोई मायने नहीं होगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता है, लेकिन डाक के 3 पात, एक बार वो अभियान चलता है, उसके बाद में उस अभियान के ऊपर वो रिजल्ट आता है, रिजल्ट एंड में रिजल्ट देखते हैं तो 0 रिजल्ट आता है। पानी के लिए अभी बताया ही है, हमारे यहां जो पानी आता है, मेरे चूरू जिले के अंदर जो पानी आता है, दांत देख करके कोई कह देता है कि ये सरदार शहर का रहने वाला है। सीवरेज का पानी हमारे यहां पाइपलाइन के अंदर आता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब तक हम इनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी करने के बाद उनमें सुधार नहीं लाएंगे, तब तक इस बिल का कोई मायने नहीं रह जाएगा। विनम्रता के साथ मैं कहता हूं, अस्पताल के अंदर हम जनप्रतिनिधि जाते हैं और वहां जाने के बाद में लंबी लंबी लाइन देखते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि ये लाइन किसकी है, उन्होंने कहा कि ये लाइन दवाई की है। दवा के लिए लंबी लाइन में 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, 2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। मैंने कई बार कहा कि काउंटर्स बढ़ा दीजिए। आप काउंटर बढ़ाएंगे तो लोगों को जो सुविधा है, बीमार आदमी कितनी देर लाइन में लगेगा, लेकिन दवा के काउंटर्स के ऊपर लंबी लाइनें लगती हैं। लंबी लाइन लगने के बाद में वो जब दवाई के काउंटर पर जाता है दवा लेने के लिए, जब उसका नंबर आता है तो कह दिया जाता है कि ये 4 दवाई नहीं है, और ये 4 दवाई बाहर दवाई की दुकान से ले लो। ये इस तरह का खेल एक जगह नहीं होता है, ये पूरे राजस्थान के अंदर होता है। मैं विनम्रता के साथ में निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद ही इस तरह के बिल को लाया जाए, क्योंकि और इस बिल के ऊपर क्या दिक्कत है, इसके ऊपर चर्चा करनी होनी चाहिए। हम कोई कानून बनाए, हम सिर्फ इसलिए कानून नहीं बनाए जल्दी में
कि हम राजस्थान के अंदर नंबर 1 आ जाएंगे। हम कानून बनाने के लिए राजस्थान का नाम हो जाएगा कि पहला स्टेट है जिसके अंदर राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आए थे हम लोग। लेकर के आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बिल के ऊपर एक्सपर्टीज की भी राय ले लो। इस बिल के ऊपर जो और कानून के विशेषज्ञ हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लिटिगेशन के अंदर कई सारे इसके अंदर मामले इस तरह के हैं कि वो लिटिगेशन के अंदर फंस जाएंगे। हम जिस उद्देश्य के साथ में ये बिल लाना चाहते हैं, वो जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक इस बिल का किसी तरह का लाने की कोई जो आप लोगों की मंशा है वो पूरी नहीं होगी। मैं चिकित्सा मंत्री महोदय पधार गए, मैं विनम्रता के साथ में कहता हूं कि जो कमियां हैं, आप चले गए थे, मैंने कहा है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, CHC हो, PHC हो, सब सेंटर हो, उनके ऊपर कि आपने कहीं कहीं तो पूरी जगह खाली पड़ी थी, कहीं कहीं सरप्लस बैठे थे, एक ही जगह पर लंबे बैठे हुए थे। और मैं ये कहता हूं कि ये जो धरती के ऊपर भगवान दूसरे भगवान के रूप में जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनकी किसी तरह की कोई बुराई नहीं करता हूं, लेकिन एक जगह जम जाने के बाद में जिस तरह की दादागिरी उन लोगों की होती है, मैंने दूसरे की नहीं देखी है। आप हिम्मत करिए चिकित्सा मंत्री महोदय, और ये जो असमानता को दूर करके और बाकी और भर्तियां करनी है, जैसे भी करना है, इसको आप पूरी तरह से यदि लागू नहीं करेंगे। मैं जिला अस्पताल बन गया रतनगढ़, लेकिन उसके बावजूद भी सब पद खाली पड़े हैं। राजलदेसर के अंदर धरना प्रदर्शन होता है, छापर के अंदर CHC बना दी, लेकिन CHC के अंदर एक डॉक्टर है और वो भी डेपुटेशन के ऊपर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर इस तरह की बिल लाने का कोई फायदा नहीं है। ये कम से कम प्रवर समिति को भेज करके इस बिल के ऊपर व्यापक चर्चा करिए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, राजनीतिक दलों के दूसरे लोग हैं जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों को भी शामिल करिए, और उसके बाद में एक ऐसा बिल आए जिसकी राजस्थान के बारे में, राजस्थान की चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो कि वो बिल लेकर के आए थे, और उस बिल का इंप्लीमेंटेशन भी होगा। यही बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी प्रवर समिति को भेज करके इसके ऊपर ऐसा प्रभावी कानून बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अशोक लाहोटी। सभापति महोदय, सरकार राइट टू हेल्थ देने वाला राजस्थान को पहला और मॉडल स्टेट बनाने की कोशिश में एक इस प्रकार का बिल लेकर आई है, जिस बिल को देखने के बाद मैं केवल विपक्ष का नहीं, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष का भी एक एक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि जिसके न सिर है न पांव है। क्योंकि उस बिल में मैं इस बिल के जो प्रावधान रखे हैं सभापति महोदय, उन प्रावधानों पे जाएं तो जिस प्रकार उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने बताया, सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की। मंत्री महोदय, ये बात सच है कि राइट टू हेल्थ बहुत लंबे समय से एक विषय राजस्थान में चल रहा था और मुख्यमंत्री जी का सपना था। उस सपने को पूरा करने का मतलब उसके पहले नीचे बुनियादी ढांचा क्या है, ये देखने की जिम्मेदारी न केवल कार्यपालिका की है, बल्कि हम जनप्रतिनिधियों की भी है। उस जिम्मेदारी से हम मुकर नहीं सकते। आज राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला राजस्थान की इस विधानसभा में हम करने जा रहे हैं। कल सुबह की तारीख में राजस्थान का हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे स्वास्थ्य के साथ साथ, और ये केवल स्वास्थ्य का नहीं है सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान पत्रिका के चीफ संपादक गुलाब कोठारी जी को, जिन्होंने 13 अप्रैल 22 को एक आर्टिकल छापा था और उस आर्टिकल में लिखा था मूंगफली सरकार की और जनता को छिलके। ये मूंगफली सरकार को और जनता को छिलके इस कहानी को चरितार्थ आज राजस्थान की विधानसभा करने जा रही है। क्योंकि ये बिल केवल और केवल स्वास्थ्य का नहीं है, ये बिल स्वास्थ्य के अधिकार का है। ये बिल हमको आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। सभापति महोदय, इस बिल में क्या स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों का मुफ्त इलाज का नहीं है। इस बिल में आपने बीमारियों की अग्रिम रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, मिलावट, नकली दवा, शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी को भी इसमें आपने शामिल किया है। आज हालत क्या है? आज हालत है राजस्थान की राजधानी जयपुर में चारों तरफ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, और उस गंदगी के ढेर से ये लंपी किससे फैल रही है? ये लंपी जिन मक्खी मच्छरों से फैल रही है। ये डेंगू से डेली जो मौतें हो रही है कोई ऐसा माननीय सदस्य जिसके विधानसभा क्षेत्र में डेंगू से मौतें नहीं हो रही हो?
कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कहां से स्वाइन फ्लू फैल रहा है? सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बिल में ये सारे प्रावधान है, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि बहुत लंबा चौड़ा बिल है, इस बिल पे कम से कम 3-4 दिन की भी डिबेट हो तो कम है। और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा इस देश की मॉडल विधानसभा बने, जहां WHO के मापदंड पर हम एक हेल्थी यहां पर चर्चा करें और राजस्थान में 3-4 दिन तक लगातार राजस्थान विधानसभा का हर सदस्य इस पर अपना सुझाव देकर चर्चा करें। सभापति महोदय, वो स्टेट में बात कर रहे हैं जहां अभी हमने कोविड के भयावह हालात के हम सब उस दौर से गुजरे हैं। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नजदीक से देखा है। शुद्ध पानी सरकार के पास बोलो। तो आपको बता दें कि प्रश्नकाल से ये कार्रवाई शुरू हुई है। विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रश्नकाल से शुरू कार्रवाई है। तमाम प्रश्न जो रख रहे हैं, तमाम विधायक रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस सत्र से कई उम्मीदें भी लगाई जा सकती हैं। कई सत्र में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस सत्र से सदन में राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा होनी है और ये बिल लागू भी हो सकता है। प्रश्नकाल से कार्रवाई शुरू हुई है और इसी के चलते इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो राजस्थान की गहलोत सरकार विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल को पास करवाने की कवायद में लगी हुई है। राजस्थान अपने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा यदि ऐसा होता है, यदि बिल पास होता है। तो इस बिल के पास होने से, कानून बनने से प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी तौर पर मिल जाएगा और सरकार ने इसे पब्लिक हेल्थ राजस्थान मॉडल बताया है, जो एडवांस पब्लिक हेल्थ के युग की शुरुआत करेगा। इस बिल की खास बात तो ये होगी कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। आपको बता दें कैसी भी इमरजेंसी हो, यदि मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाता है तो वहां पर भी उसका फ्री में इलाज हो जाएगा और इसी के साथ साथ प्रदेश के हर व्यक्ति का इंश्योरेंस सरकार करवाएगी। इसके अलावा मरीज से लेकर डॉक्टर्स के लिए भी इस बिल में कई प्रावधान जोड़े गए हैं। तो आपको बता दें कि 8.1 करोड़ आबादी को स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि 14 कम से कम उनकी घोषणा के सम्मान में राजस्थान के हर वार्ड में और राजस्थान की हर पंचायत में उस जनता क्लिनिक को आज तक आप खोल देते तो ये राशि, ये हेल्थ टू राइट का अधिकार लाने का आपको अधिकार बनता था। और खोले कितने आपने? जयपुर जैसी राजधानी में अभी तक मात्र आपके केवल 12 जनता क्लिनिक खुले, केवल 12, और 4 साल पूरे होने आ गए। मैं राजस्थान के हर पंचायत में, राजस्थान के हर वार्ड में बात कर रहा हूं और सभापति महोदय केवल 12 जनता क्लिनिक पिछले 4 साल में अभी तक सरकार राजस्थान में खोल पाई है। हम हेल्थ टू राइट कैसे राइट टू हेल्थ देंगे मंत्री महोदय? मंत्री महोदय, शुद्ध खाना और पानी सफाई की गारंटी बिल आपका दे रहा है। इस बिल में आपने ये देखा कि जिस राज्य में हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की हॉस्पिटल में, मंत्री महोदय आपको ही कह रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ही कह रहा हूं, जिस राज्य में भर्ती मरीजों को
आप इसीलिए ला रहे हो क्योंकि आपके पास बजट नहीं है, केवल पहला स्टेट बनने का एक चोगा पहनना है आपको, और यहां ताली बजवाकर जो सदस्य खाना खाने गए उनको बुलाकर ताली बजवाकर ये केवल झूठा बिल आप राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता को धोखा करने के लिए, उनके माथे पर एक कलंक लगाने के लिए लेकर आ रहे हैं। सभापति महोदय, हम उस राज्य में बात कर रहे हैं जहां चारों कोणों में शहर में सैटेलाइट हॉस्पिटल की 3 साल पहले घोषणा की थी, मेरी विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में घोषणा की थी, आज तक उस सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए जमीन का चिन्हीकरण नहीं हो पाया। और जिस जगह इन्होंने एक जमीन अभी दिखाई मेरे सवाल पर, उस जगह पहले से ही आरयूएचएस हॉस्पिटल बना हुआ है, उसके बगल में सैटेलाइट ला रहे हैं। हमने आपको लिख कर दिया कि सांगानेर में जो खुली जैन की 26 बीघा जमीन पड़ी है उस पर आप सैटेलाइट हॉस्पिटल लाओ, मानसरोवर सांगानेर सबके सेंट्रल में रहेगी और जनता को लाभ मिलेगा, क्योंकि मेट्रोमास हॉस्पिटल काम नहीं कर रही। लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल आपको टाइप करना है। सभापति महोदय, हम उस राज्य में बात कर रहे हैं जहां से 280 तरह की जांचें बंद पड़ी है, 280 तरह की जांचें बंद पड़ी है, ये मैं ऑथेंटिक बात कह रहा हूं। हम उस राज्य में बात कर रहे हैं सभापति महोदय जहां निःशुल्क दवा योजना में 60% दवाएं उपलब्ध नहीं है, वहां राइट टू हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ये आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि जिस राज्य में 21 लाख महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन अभी तक सरकार नहीं दे पाई, उस राज्य में राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं। 21 लाख महिलाओं को ऑन रिकॉर्ड अभी तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचा नहीं पाए, दे नहीं पाए, उस राज्य में आप राइट टू हेल्थ करके जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं है, बिना बीमारी की ये जो अनुमति है, दूसरा मैंने आपने ये कहा कि निजी हॉस्पिटल इसके दायरे में आएंगे। सभापति महोदय, निश्चित रूप से निजी हॉस्पिटलों को आप इसके दायरे में लेकर आए, लेकिन क्या आपने ये बताया कि हर निजी हॉस्पिटल में एक पुलिस चौकी खोलनी पड़ेगी? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हर निजी हॉस्पिटल में एक पुलिस चौकी खोलनी पड़ेगी। पहले तो उन मरीजों के लिए जो मरीज आकर झगड़ा करेंगे, और ये केवल हमारे यहां नहीं, आपके यहां पे लालसोट में भी खोलनी पड़ेगी। आप लिख लेना मेरी बात को, दौसा में भी खोलनी पड़ेगी, सभापति महोदय सीकर में भी खोलनी पड़ेगी। वो मरीज जब वहां जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करो, मेरे पास पैसा नहीं है। डेड बॉडी तक जिस स्टेट में मरीज को देते नहीं है, वहां विधायक अपने आप को असहज महसूस करते हैं, पुलिस वहां पर मदद नहीं कर पाती, वहां राइट टू हेल्थ का झुंझुना पकड़ा रहे हैं आप। सभापति महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि भोली भाली जनता को समाचार पत्र पढ़ती है जनता, कल सुबह ये पढ़ लेगी कि टीवी चैनलों के माध्यम से सुन लेगी कि हमको राइट टू हेल्थ मिल गया, लेकिन राइट टू हेल्थ के लिए ना हमारे पास 28,000 CHA जो आपने हटाए थे अभी तक वो भी नहीं लगे। कितने डॉक्टरों की कमी है, कितनी नर्सिंग स्टाफ की कमी है, कितने ANM की कमी है, कितनी GNM की कमी है, कितने कंपाउंडर की कमी है, कितनी 4th क्लास की कमी है। SMS जैसे बड़े हॉस्पिटल में 14 बेड की चदरें तक नहीं बदली जाती, और हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं। मंत्री महोदय,